जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल को एक ऑर्डिनेंस के थ्रू कंपनीज़ एक्ट 2017 में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। हम उसको अमेंडमेंट्स इन कंपनीज़ एक्ट 2017 भी कह सकते हैं और कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 2020 भी कह सकते हैं। हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनाएँगे, उस सीरीज़ के अंदर वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे उन सेक्शंस को जो अमेंड हुए हैं, कि इस अमेंडमेंट से पहले उस सेक्शन में क्या चीज़ें थीं और इस अमेंडमेंट के बाद इन सेक्शन में क्या इंक्लूड किया गया है या क्या उस सेक्शन में से डिलीट किया गया है। अब हम कुछ वैसे सरसरी तौर पर देखते हैं कि कौन-कौन से सेक्शंस अमेंड हुए हैं। जैसे कि पहले सेक्शन 247 था आपका कंपनीज़ एक्ट का, जिसके अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन थी, एलिजिबिलिटी थी कि एक कंपनी का ऑडिट कौन कर सकता है। पुराने इस अमेंडमेंट से पहले उसमें था कि जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, वो मैक्सिमम 3 मिलियन शेयर कैपिटल वाली कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन इस न्यू अमेंडमेंट के बाद अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स मैक्सिमम 10 मिलियन शेयर कैपिटल वाली अमाउंट का ऑडिट कर सकते हैं। वहाँ पर उनकी जो एलिजिबिलिटी है, उनकी जो पावर है, वो वहाँ पर क्या की है, इस अमेंडमेंट ने, इस ऑर्डिनेंस ने उनको एम्पावर कर दिया, उनको थोड़ी-सी पावर को इंक्रीज़ कर दिया है। इसी तरह अगर हम स्पेशल रेज़ोल्यूशन की डेफ़िनिशन को डिस्कस करें, उसमें पहले था कि अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी, उसके सारे के सारे शेयर होल्डर्स अगर एग्री कर जाएँ, तो फिर लेस देन 21 डेज़ के नोटिस पे भी क्या हो सकता है, मीटिंग को कॉल करके स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास किया जा सकता है। लेकिन अब उसमें थोड़ी-सी अमेंडमेंट करके उन्होंने लिस्टेड कंपनी के लिए भी एक छोटा-सा रिलीफ ऐड कर दिया है, कि लिस्टेड कंपनी भी अब लेस देन 21 डेज़ के नोटिस पे स्पेशल रेज़ोल्यूशन के लिए मीटिंग कॉल कर सकती है। लेकिन उसके लिए कंपनी को क्या करना होगा, इन राइटिंग एप्लीकेशन देनी होगी कमीशन को और कमीशन का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। अब हम कुछ सेक्शंस को जिसमें अमेंडमेंट हुई है इस वीडियो में देखेंगे और बाकी और भी कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ होंगी, पार्ट 2, 3, 4, 5 इवन के 10 तक भी जा सकता है, ताकि हम सारी अमेंडमेंट्स को डिटेल में डिस्कस कर सकें। अगर आप पार्ट 1 देख रहे हैं तो पार्ट 1 के एंड पे पार्ट 2 का एक सब टाइटल टाइप, एक वीडियो टैब टाइप ऐड होगा। आप उस पे क्लिक करके पार्ट 2 को देख सकेंगे। जी, पहली अमेंडमेंट देखते हैं। आपके कंपनीज़ एक्ट 2017 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 33, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिफाइन किया गया था। ये जो लेफ्ट वाली डेफिनेशन है, ये है पुरानी। उसमें उन्होंने इंडिविजुअली बताया हुआ था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन-कौन सी स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड हैं। फाइनेंशियल पोजीशन, कंप्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन या कोई और स्टेटमेंट, जो भी लॉ कंपनीज एक्ट विद द टाइम डिस्क्राइब करेगा। अब जो अमेंडमेंट के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन है, उन्होंने क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। इन दोनों को स्पेसिफिकली बताने के बाद उन्होंने कहा है कि अदर एडिशनल स्टेटमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, वो क्या होगी, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वाली स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड होंगी। क्योंकि अब यहाँ पर एप्लीकेबल टू द कंपनी क्यों लिखा है उन्होंने? जैसे कि आपको पता है कि आपका जो 3rd, 4th एंड 5th शेड्यूल है कंपनीज़ एक्ट का, वो डिस्क्राइब करता है कि कौन-सी कंपनी पे कौन से स्टैंडर्ड्स लगेंगे। क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं और आपके पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एसएमईज़ भी हैं, मतलब स्मॉल एंड मीडियम साइज़ कंपनीज़। उनके स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, स्पेसिफाई कर दिया है कि जो फ्रेमवर्क जिस कंपनी पर एप्लीकेबल होगा, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चीज़ें इंक्लूड होंगी। और उसके अलावा भी कोई स्टेटमेंट स्पेसिफाई की जा सकती है, जो कि उसमें होगी। अगर हम इसको समराइज़ करें, तो हमारे पास क्या है कि जो भी आईएफआरएस के मुताबिक स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी अब क्या हैं, कंपनी एक्ट की भी रिक्वायरमेंट हैं। अब दोनों आपस में क्या कही हैं, सिमिलर हो गई हैं, कोई डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारा दूसरा कौन सा सेक्शन जिसमें अमेंडमेंट हुई है, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में। ये आपकी पुरानी डेफिनेशन है,
और ये आपकी न्यू डेफिनेशन है। इसमें जस्ट जो ब्लू हाइलाइटेड है, वो क्या है आपकी न्यू, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, इंक्लूड किया एक स्टेटमेंट को, 3-4 वर्ड्स को। अगर हम इसको समराइज़ करें, तो इसका आपकी कोई प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट नहीं है। जस्ट उन्होंने कुछ टर्म ऐड किए, लेकिन आप पे जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है इस डेफिनेशन की, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। फिर हम देखें स्पेशल रेज़ोल्यूशन। ये आपकी लेफ्ट में पुरानी डेफिनेशन है और आपकी जो राइट में ये न्यू डेफिनेशन है। यहाँ तक सारी की सारी सेम है। जो नीचे ब्लू में आपके यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, उन्होंने यहाँ पर लिस्टेड कंपनी के लिए एक एडिशन की है कि लिस्टेड कंपनीज़ के केस में लेस देन 21 डेज़ का भी आप नोटिस देकर आप स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कमीशन से अप्रूवल लेना होगा इन रिटर्न। तो कमीशन को आप पहले अप्लाई करना होगा, आप उसको रीज़न भी बताएँगे कि आप क्यों 21 डेज़ से पहले क्या रीज़न्स हैं कि आप 21 डेज़ से कम नोटिस पे क्या करना चाहते हैं, स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास करना चाहते हैं। जहाँ पर वही बात मैंने समरी में लिख दिया है कि अब कंपनी भी क्या कर सकती है, 21 डेज़ से कम के ऊपर क्या कर सकती है, स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास कर सकती है, लेकिन नोटिस ऑफ एससीसीपी भी क्या होना चाहिए, आपके पास अप्रूवल होना चाहिए। फिर हमारे पास आता है स्टार्टअप कंपनी। ये एक न्यू एडिशन है आपके स्टैंडर्ड के, आपके कंपनी एक्ट के अंदर। पहले ये डेफिनेशन, पहले ये टर्म आपके उसके अंदर नहीं थी। अब उन्होंने यहाँ पर एक स्टार्टअप कंपनी को डिफाइन कर दिया है। हो सकता है कि इस टर्म को डिफाइन यहाँ पर इंक्लूड इसलिए किया गया है कि इसको ये रिलेट करेंगे आपके एफबीआर के नेटवर्क के साथ टैक्स के अंदर, मे बी इसको थोड़ा बहुत रिलीफ दें ताकि न्यू बिजनेसमैन, न्यू इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए। Startup company means a company that is in existence for not more than 10 years। मतलब ऐसी कंपनी जिसको 10 साल ना हुए हों अभी तक बने हुए, उसको हम वो कहाँ किस में इंक्लूडेड होगी? स्टार्टअप में इंक्लूडेड होगी। यहाँ पर एंड है, सारी कंडीशंस अप्लाई होंगी तभी आपकी क्या चीज़ होगी, और उसका टर्नओवर इन 10 सालों में किसी साल भी 500 मिलियन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर इन 10 सालों में किसी एक साल में भी अगर उसका टर्नओवर 10 मिलियन से इंक्रीज़ करता है, तो फिर वो स्टार्टअप कंपनी नहीं रहेगी। और उस कंपनी को काम करना चाहिए टुवर्ड द इनोवेशन, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस। और उसके अलावा अदर कंपनीज़, क्लास ऑफ कंपनीज़ और कमीशन के पास ये पावर है कि वो बाद में नोटिफ़िकेशन के थ्रू, एसआर के थ्रू किसी और क्लास ऑफ कंपनीज़ को भी इस डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकता है। लेकिन ये कंपनी किसी कंपनी की स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शंस के वजह से एग्जिस्टेंस में नहीं आनी चाहिए। ये एक स्टार्ट से एक न्यू बिज़नेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पहले बिज़नेस था, अब वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, तो हम दोनों पार्ट्स को सेपरेट-सेपरेट कंसीडर करें और स्टार्टअप कंपनी कंसीडर करें, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर हमारे पास जो न्यू अमेंडमेंट है, वो है इफ़ेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही आप मेमोरेंडम सबमिट करवाते हैं, तो उससे 30 दिन के अंदर जो आप सब्सक्राइबर्स होते हैं, उन्होंने अपनी पेमेंट जो होती है, सब्सक्रिप्शन मनी होती है, वो सबमिट करवानी होती है। अब इस अमेंडमेंट की वजह से वो क्या था, उसमें था कि सब्सक्राइबर्स ने अपनी जो सब्सक्रिप्शन मनी है, वो 30 दिन के अंदर सबमिट करवानी थी। लेकिन इसने क्या कर दिया है, 30 दिन की लिमिट को ख़त्म कर दिया और कहा है कि जो टाइम है, वो जो कंपनीज़ के रूल्स होते हैं, उसके अंदर स्पेसिफ़ाई किया जाएगा। मतलब 30 दिन की जो पहले एप्लीकेशन थी, वो अब क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। और उसके अलावा अगर आप पहले था कि अगर आप 30 दिन के अंदर सबमिट नहीं करवाते हो, पेमेंट जमा नहीं करवाते हो, तो आपकी जो मेंबरशिप है, वो कैंसल हो जाती थी। लेकिन अब अगर स्पेसिफ़ाइड टाइम के अंदर अगर आप सबमिट नहीं करवाते हो, फिर आपकी मेंबरशिप कैंसल नहीं होगी, आपको लेवल 1 की पेनल्टी होगी। और पहले ये था कि जब आप सारी अमाउंट सबमिट करवाते थे और सर्टिफिकेट जमा करवाते थे रजिस्ट्रार के पास, तो आप साथ में एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाते थे। हाँ जी, हमने सब्सक्रिप्शन मनी क्या कर दी है, सबमिट करवा दी है। अब वो सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये आपके सेक्शन 17 में क्या थी, चेंजेस थी। अब मैंने यहाँ पर जस्ट क्या की हैं, आपकी चेंजेस डिस्कस की हैं। फिर आप देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सेक्शन 19 में इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि आप कुछ बिजनेसेस हैं जिन्होंने इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस को कमेंस करने के लिए कुछ पहले कंडीशंस हैं, उनको मीट करना होगा। उसके बाद ही क्या करेंगे, वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर उन्होंने दो
टर्म्स को 2 पैराग्राफ्स को अमेंड किया है। मे बी अगर आप पुराने एक्ट को पढ़ें तो उसके अंदर कुछ एरर्स थी, वर्डिंग की एरर्स थी, वर्ड्स ऊपर-नीचे किए हुए थे, उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल था। तो इसके अंदर, इस अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन की डेफिनेशन और रजिस्ट्रार को जो आपने सबमिशन सबमिट करवानी है, जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट कि हम सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनके साथ कंप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी वर्डिंग को जस्ट अमेंड किया है। अगर हम इसको समराइज़ करें तो जस्ट उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन में वर्डिंग करेक्ट किया, तो उसका कोई लीगल या प्रैक्टिकल इम्पैक्ट नहीं है। आप बेशक इसको दोनों अमेंडमेंट वाले को और पुराने एक्ट को आपस में कंपेयर कर लें, तो जस्ट वर्डिंग का ही डिफरेंस है, बाकी कोई मसला नहीं है इसके अंदर। फिर हम देखें कंपनी टू हैव कॉमन सील। पुराने एक्ट में इस अमेंडमेंट से पहले था कि कंपनी की एक कॉमन सील होनी चाहिए। उस कॉमन सील पर कंपनी का इंग्लिश में और उर्दू में नाम एग्रीव्ड होना चाहिए। लेकिन इस अमेंडमेंट में उन्होंने कहा है कि ये कंपल्सरी नहीं है। अब अगर कंपनी चाहे, कंपनी को लगता है कि उसकी सील होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए, वो बनवा के यूज़ कर सकती है। लेकिन कंपनी के पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो अपने वो कॉन्ट्रैक्ट्स पर, कोई डॉक्यूमेंट्स पर क्या कर सके, स्टैम्प कर सके। मतलब जो कंपल्शन थी रिक्वायरमेंट के अंदर कि कंपनी की सील कॉमन सील होनी चाहिए, अब वो क्या होगी, सेक्शन 23 उन्होंने डिलीट कर दी। अब ये न्यू अमेंडमेंट में कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 2020 के अंदर इसको ओमिट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस सेक्शन 26। पुराने इस अमेंडमेंट से पहले था कि जो आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस था, वो आपकी कंपनी के नेम के साथ उसका आपस में क्या होना चाहिए था, कंसिस्टेंट होना चाहिए था। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के मुताबिक उन्होंने कह दिया है कि लॉ रिक्वायर्स इट इज़ टू बी नॉट इनकंसिस्टेंट विद द नेम ऑफ द कंपनी। अब उन्होंने जो टर्म्स दी, कंडीशन थी कि आपकी जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस है, उसका आपकी कंपनी के नेम के साथ कंसिस्टेंट होना कंपल्सरी था, अब उन्होंने वो कंपल्शन खत्म कर दी है। अगर हम फिर डिस्कस करें कि अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 32, इसमें जब आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस या आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को अल्टर करते थे, तो वहाँ पर लिखा हुआ था, एक क्लॉज थी, एक स्टेटमेंट थी कि आपने क्या करना है, चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ बिजनेस। तो वहाँ पर एक एम्बिग्यूटी थी कि प्लेस किस तरह से, वहाँ पर मेंशन नहीं था कि इस्लामाबाद टू प्रोविंस या प्रोविंस टू इस्लामाबाद। तो अब उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उसको वर्ड को करेक्ट कर दिया है। उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि यहाँ पर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड ऑफिस का आप तभी चेंज करेंगे जब आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस इस्लामाबाद से किसी प्रोविंस में लेकर जा रहे हैं या आप किसी प्रोविंस से इस्लामाबाद में लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वर्ड करेक्ट किया है, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। बस इसका फ़ायदा क्या होना है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अब ईज़िली डेवलप हो जाएगी। फिर आपके पास नेक्स्ट है सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट। उसमें पहले रिक्वायरमेंट थी कि जो भी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम में उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका आईडी कार्ड, इवन कि उनके फादर का नाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा भी रिक्वायरमेंट्स थी। अब उन्होंने यहाँ पर वर्डिंग को करेक्ट किया, जो फादर का डिटेल थी डाटा था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है और बाकी क्या हो गया है, थोड़ी सी लाइन शॉर्ट हो गई है। अब उन्होंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया उस स्टेटमेंट को, बाकी कोई इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट नहीं है। फिर हमारे पास आता है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कमेंट कर रहे हो तो आपको अमेंडेड आर्टिकल्स पहले सबमिट करवाने थे, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाने थे। अब न्यू अमेंडमेंट के मुताबिक वो हो गए हैं विद इन 15 डेज ऑफ अमेंडमेंट आपने वो फॉर्म, जो अमेंडेड डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 26 सबमिट करवाना है एस रजिस्ट्रार के पास। शेयर सर्टिफिकेट टू बी एविडेंस, पहले था कि शेयर्स अगर आप फिजिकल फॉर्म में शेयर्स इशू कर रहे हैं तो आपके शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी की जो कॉमन सील है उसका होना, लगा होना, स्टैंप होना ज़रूरी था, कंपल्सरी था। क्योंकि इस अमेंडमेंट में ऑर्डिनेंस में सेक्शन 23 कॉमन सील की कंपल्शन को जब ख़त्म कर दिया है, इसलिए उन्होंने अब सेक्शन 62 के अंदर जो शेयर सर्टिफिकेट इज़ नो मोर रिक्वायर्ड टू हैव ए कॉमन सील, क्योंकि अब कॉमन सील की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई है, तो फिर शेयर सर्टिफिकेट पर कॉमन सील की रिक्वायरमेंट को बाकी रखना कोई रीज़नेबल बात नहीं थी। तो ये अमेंडमेंट्स वो हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। फर्दर अमेंडमेंट्स तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।